Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बीपीसीसी 105 के यूनिट 7 के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे, सैम्पलिंग टेक्निक्स के सेकंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था सैम्पलिंग और सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एरर्स होते हैं, ठीक है, और कब हम यूज़ करते हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स को। और हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था अपना क्या क्वालिटीज़ होती हैं एक आइडियल सैम्पल की, ठीक है। ये हमने टॉपिक अपने कवर कर लिए थे। अब हमें अपने इस यूनिट का जो मेन टॉपिक है वो पढ़ना है मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक। तो ब्रॉडली दो मेथड्स होते हैं हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक्स की। हमारे पास दो तरीके की टेक्निक होती है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और सेकंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और फिर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है काफ़ी बार कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हर एलिमेंट का चांस होता है कि वो हमारे सैंपल का पार्ट बन सकता है और हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारी बायसनेस इसमें नहीं आती है, मैं अपनी मर्जी से सिलेक्ट नहीं करूँगी सैंपल को, मैं कुछ लॉटरी टिकट्स के थ्रू या फिर कुछ और जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में मेथड्स होते हैं उन सबका यूज़ करूँगी। रैंडम सिलेक्शन होगा पार्टिसिपेंट्स का और पॉपुलेशन में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबके पास मौका होगा कि वो मेरा सैंपल बन सकता है, मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकता है। वो होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में टोटल 5 मेथड्स होते हैं हमारे पास, 5 टेक्निक्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। Every unit in the population has an equal chance of being selected, used when the researcher has no prior knowledge of the target population. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है, इसमें हर पॉपुलेशन के हर पार्टिसिपेंट के पास इक्वल चांस होगा कि वो मेरे रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकता है। और यहाँ पर ये टेक्निक हम जब यूज़ करते हैं जब जो रिसर्चर है उसे पॉपुलेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो, ठीक है, उसे पहले से नहीं पता कि किस तरीके की मेरी पॉपुलेशन है, कैसे किस नेचर के पार्टिसिपेंट्स है मेरे पास, डाइवर्सिटी है पॉपुलेशन में या फिर नहीं है, जब भी प्रायर नॉलेज नहीं होती है वहाँ पर हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं और सभी पार्टिसिपेंट्स के पास इक्वल चांस होता है मेरी रिसर्च में सैंपल बनने का। फॉर एग्जाम्पल, चूजिंग 25 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ क्लास ऑफ 60, ईच स्टूडेंट हैज़ अ 1 ऑफ 60th चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। मान लो एक क्लास है जिसमें टोटल 60 स्टूडेंट्स है, तो मेरी पॉपुलेशन का साइज क्या हो गया 60, और मुझे अपने सैंपल में सिर्फ और सिर्फ 25 स्टूडेंट्स चाहिए। तो यहाँ पर जो 60 स्टूडेंट्स हैं, जो मेरी पॉपुलेशन का साइज है 60 यानी कि 60 स्टूडेंट्स है क्लास में, तो सबके पास इक्वल चांस है कि वो मेरे रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये एग्जाम्पल है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का। इसके एडवांटेजेस क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड कंसीडर्ड द बेस्ट फॉर सैंपल सिलेक्शन। ये सबसे बेस्ट सिलेक्शन माना जाता है कि सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है, सबसे सिंपल होती है, सबसे ईजी होती है, सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है। इसमें कोई भी बायसनेस या फिर प्रेफरेंसेस नहीं आती है रिसर्चर की। सिलेक्शन इज बेस्ड प्योरली ऑन चांस, और जो भी सिलेक्टेड होते हैं पार्टिसिपेंट्स वो उनका लक था या उनका चांस था कि हाँ उनको मौका मिल गया मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट करने का। तो ये इसकी एडवांटेजेस होती है। अब सिंपल रैंडम सिलेक्शन में, ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि किस तरीके से हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अब रैंडमली सिलेक्ट करेंगे हमें पता है, लेकिन रैंडमली सिलेक्ट कैसे करते हैं, तो इसमें 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड क्या होता है, असाइन नंबर टू ईच यूनिट, राइट नंबर्स ऑन पेपर, पुट देम इन अ बॉक्स एंड ड्रॉ रैंडमली, एंश्योर नो फेवरेटिज्म। अब इसमें क्या, जैसे लॉटरी मेथड में क्या होता है कि एक बाउली जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, सबको हमने एक एक रोल नंबर दे दिया और उनका रोल नंबर जो है हमने चिट्स में रख दिया और सारे चिट्स हमने बाउल के अंदर डाली है। और हमें जैसे अगर 25 स्टूडेंट्स चाहिए अपने सैंपल में, टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं लेकिन मुझे मेरे सैंपल में सिर्फ 25 चाहिए, तो मैं एक एक करके 25 चिट्स निकालूंगी और 25 चिट्स में जिनका भी नंबर होगा वो मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये रैंडमली मैंने सिलेक्ट करा है स्टूडेंट्स को। तो ये मेरा मेथड हो जाता है लॉटरी मेथड, जिसमें हम चिट्स बनाएंगे और एक एक चिट जो है पार्टिसिपेंट चूज करता रहेगा और इसमें कोई भी फेवरेटिज्म नहीं आएगा। ये है लॉटरी मेथड। सेकेंड है रोटेटिंग ड्रम। रोटेटिंग ड्रम में क्या होता है, यूनिट्स आर कैटेगराइज्ड एंड नंबर्स आर प्लेस्ड इन अ ड्रम, ड्रम इज रोटेटेड एंड नंबर्स आर ड्रॉन, सिलेक्ट यूनिट्स बेस्ड ऑन ड्रॉ नंबर्स। हमने जो पार्टिसिपेंट्स थे हमने क्या करा, उनको नंबर असाइन करें और फिर हमने वो जो नंबर है, एक रोलिंग ड्रम होता है, ठीक है, उसके अंदर हमने वो सारी चिट्स अपनी डाल दी हैं, फिर वो नंबर्स हमने डाल दिए, ठीक है। अब जैसे ही ड्रम जो रोटेट होगा अपने आप कोई नंबर बाहर आएगा और जो भी नंबर आएगा उसको हम अपने जो सिलेक्शन में, ठीक है, हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे, अपने सैंपल में इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग खुद की मर्जी से भी चिट्स नहीं उठाते, ठीक है। यहाँ पे जो रिसर्चर है खुद से चिट्स भी नहीं उठाएगा, जैसे ड्रम रोटेट होगा जो भी नंबर आएगा वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल भी बायसनेस नहीं आने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये रोटेटिंग ड्रम है। फर्स्ट क्या था इसमें मेथड, लॉटरी मेथड। सेकंड था रोटेटिंग ड्रम। थर्ड है सीक्वेंशियल लिस्ट। सीक्वेंशियल लिस्ट में क्या होता है, यूनिट्स आर लिस्टेड अल्फाबेटिकली, ठीक है, न्यूमेरिकली और ज्योग्राफिकली। सेलेक्ट यूनिट्स बेस्ड ऑन सीक्वेंस, एग्जाम्पल मल्टीप्लाइज बाय 3 नेम्स स्टार्टेड विद वॉल्स। सीक्वेंशियल लिस्ट में क्या होता है कि हम लोग ने मान लो जितने भी यूनिट्स थे यानी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे सबका नाम हमने अल्फाबेटिकली लिख दिया, ठीक है, A to Z हमने सबका नाम लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि जिनका भी नाम वोवल से स्टार्ट होता है यानी कि AEIOU, जिनका भी नाम इससे स्टार्ट होता है सिर्फ उन्हीं को हम अपनी रिसर्च में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। या फिर हमने न्यूमेरिकली लिस्ट बनाई है रोल नंबर वाइज, टोटल 60 स्टूडेंट्स है तो 60 हमारे पास नंबर्स हैं। अब हम क्या करें, जिनका भी नंबर, ठीक है, जिनका भी रोल नंबर 3 से डिविजिबल है हम सिर्फ उनको सिलेक्ट करें, या फिर 2 से डिविजिबल है या 4 से या 5 से डिविजिबल है हम सिर्फ उनको सिलेक्ट करें।
तो हम इस तरीके से सिक्वेंशियल बेस्ड जो अपनी लिस्ट बना सकते हैं और अपने सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं रैंडम, सिंपल रैंडम टेक्निक के, ठीक है, सिंपल रैंडम टेक्निक के। तो यहाँ पर हमने सिंपल रैंडम टेक्निक क्या होती है, ठीक है, हम 3 तरीके से टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। लॉटरी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, रोटेटिंग ड्रम यूज़ कर सकते हैं, फिर सिक्वेंशियल लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब हमें कुछ प्रिकॉशंस ध्यान रखनी है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ करते समय। प्रिकॉशंस क्या है? एंश्योर दी सैंपल रिप्रेजेंट द इंटायर पॉपुलेशन। हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो मैंने लॉटरी मेथड का यूज़ करा है, मैंने पार्टिसिपेंट्स अपने 25 सिलेक्ट कर लिए आउट ऑफ 60, बट क्या हुआ है कि रैंडमली सिलेक्ट करते टाइम क्या हुआ कि 20 तो फीमेल्स आ गई मेरी रिसर्च में, ठीक है, 20 फीमेल स्टूडेंट्स आ गई, गर्ल स्टूडेंट्स आ गई और सिर्फ 5 मेल स्टूडेंट्स हैं। तो क्या मेरा जो सैंपल बना है 25 का, जिसमें 20 फीमेल्स और 5 मेल्स हैं, क्या मेरी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि मेल्स की जो क्वांटिटी, जो मेल्स हैं वो कम है, तो मेरी रिसर्च प्रॉपर नहीं हो पाएगी, सही से नहीं हो पाएगी, वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। तो वहाँ पे मुझे दोबारा से सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ मुझे मेक श्योर करनी है कि जो मेरा सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। सैंपल साइज शुड बी सफिशिएंट, और मुझे सैंपल साइज भी अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सफिशिएंट रखना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो वैसे भी ध्यान रखना, चाहे हम कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। बी अवेयर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएशंस एंड मेन फीचर्स। जब मैं सिलेक्ट कर रही हूँ अपने सैंपल को, तो मुझे याद रखना है कि मुझे ये भी ध्यान देना है कि पॉपुलेशन में कितनी वेरिएशन है। वही चीज़ की मान लो फीमेल्स ले ली मैंने अपनी रिसर्च में, तो मुझे ध्यान रखना है कि जो मेरी पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ फीमेल्स नहीं है, मेल्स भी हैं। तो मुझे क्या वेरिएशन है, कितनी वेरिएशन है मेरी रिसर्च में, वो भी ध्यान रखनी है। पॉपुलेशन की क्या वेरिएशन है और क्या मेन फीचर्स हैं, कि मुझे एग्रेशन स्टडी करना है फीमेल्स में और मेल्स में, या फिर मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस मेजर करना है। तो वो जो मेन फीचर्स हैं, कि मुझे कोई डिसऑर्डर को स्टडी करना है या फिर कोई ब्लड ग्रुप के हिसाब से मैंने जो है सैम्पलिंग करी है, तो वो सारी चीज़ें मुझे ध्यान रखनी है कि क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्राइटेरिया है मेरी रिसर्च का। नेक्स्ट है यूनिट्स शुड बी सिमिलर होमोजेनस टू एंश्योर रिप्रेजेंटेटिवनेस। यूनिट्स का सिमिलर होना है, होमोजेनस होने का मतलब है यहाँ पर कि जो मेरे सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिमिलर होने चाहिए, ताकि जब मैं जनरलाइजेशन करूँ तो वो अच्छे से हो सके, वैलिड हो सके, रिलायबल हो सके, ठीक है। तो अच्छी रिप्रेजेंटेटिवनेस होनी चाहिए, और इसके लिए हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि होमोजेनस है हमारा सैंपल। होमोजेनस का मतलब यहाँ पर है कि वो पॉपुलेशन के ट्रेड्स और सैंपल के ट्रेड्स मैच करते हो, डिफरेंसेस ना हो उनमें ज़्यादा, वरना वो एरर आ जाएगा वहाँ पर। यूनिट शुड नॉट बी डिपेंडेंट और लिंक टू अलाउ फॉर रैंडम सिलेक्शन, कि जो रिसर्चर है वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट ना करे, ठीक है, उसका कोई कॉन्टैक्ट ना हो, लिंक ना हो पार्टिसिपेंट से, ताकि रैंडमली सिलेक्ट हो सके। तो ये भी कुछ प्रिकॉशंस जो हमें ध्यान में रखनी है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ करते समय। तो हमने अब तक एक मेथड पढ़ा है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, विच इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब नेक्स्ट हमारा मेथड है स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग क्या होती है? पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स विच इज नोन एज स्ट्रेटा विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। यूनिट्स आर रैंडमली चूजन फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है कि हमने हमारी पॉपुलेशन ली है, पॉपुलेशन है मान लो 80 स्टूडेंट्स की, ठीक है, 80 स्टूडेंट्स है ओवरऑल, पूरी पॉपुलेशन का साइज है 80। अब हमने उस 80 पॉपुलेशन को क्या करा, कुछ सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उन सब ग्रुप्स को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेटा। मेरी पूरी पॉपुलेशन को मैंने कुछ सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। हम मान लेते हैं कि 10 है हमारे, 100 है हमारी पॉपुलेशन, ठीक है, 80 नहीं है, 100 है हमारी पॉपुलेशन। अब 100 की पॉपुलेशन को मैंने 10 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, टोटल 10 ग्रुप्स है मेरे पास, और इन ग्रुप्स को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेटा। एक एक पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं स्ट्रेटा। यूनिट्स आर रेंडमली चूजन फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। पहले मैंने पूरी पॉपुलेशन को अपनी मर्जी से, डेलिबरेटली अपनी मर्जी से 10 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, और अब मैं इन 10 ग्रुप्स में से, ईच ग्रुप्स में से 2-2 पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट कर लूँगी रैंडमली, यानी रैंडम मेथड का यूज़ करते हुए, रैंडम सिलेक्शन का यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले तो मैंने क्या करा कि पूरी पॉपुलेशन को, 100 पार्टिसिपेंट्स थे मेरे पास, 100 पार्टिसिपेंट्स को मैंने 10 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया अपनी मर्जी से, और फिर एक के ग्रुप्स में से मैंने 2-2 या फिर 3-3 पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट कर लिया, और सब में से बराबर ही पार्टिसिपेंट्स लेने हैं, कि अगर मैं फर्स्ट ग्रुप में से अगर मैं 5 पार्टिसिपेंट्स ले रही हूँ तो सेकंड से भी 5 लेने, थर्ड से भी 5, 10 तक 5 ही पार्टिसिपेंट्स लेने। तो इस तरीके से हम स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। पहले हम स्ट्रेटा बनाते हैं, कुछ पार्टिसिपेंट्स जितने भी पॉपुलेशन है उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, जिनको स्ट्रेटा बोलते हैं, और फिर उन ग्रुप्स में से हम लोग सिंपल रैंडम मेथड का यूज़ करते हुए, सैम्पलिंग का यूज़ करते हुए अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम रैंडमली भी चूज़ करेंगे और डेलिबरेटली भी चूज़ करेंगे, दोनों मेथड्स कंबाइन हो जाते हैं, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग। नॉलेज रिक्वायरमेंट, रिसर्चर मस्ट नो द पॉपुलेशन टू फॉर्म सब ग्रुप्स। अब अगर मुझे सब ग्रुप्स बनाने हैं तो मुझे पहले से पॉपुलेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जबकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का हम कब यूज़ करते हैं, जब रिसर्चर को नॉलेज नहीं होती पॉपुलेशन के बारे में। और यहाँ पे स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग में क्या ज़रूरी है कि रिसर्चर को पहले से नॉलेज हो अपनी पॉपुलेशन की, कि उसमें कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी वेरिएशंस है, ताकि वो सब ग्रुप्स बना सके। थर्ड है इसमें मिक्स टेक्निक। अब मिक्स टेक्निक कैसे होती है? ये कंबाइंस डेलिब्रेट एंड रैंडम सैम्पलिंग। अब यहाँ पर हम डेलिब्रेट और रैंडम सैम्पलिंग दोनों को कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, अपनी पॉपुलेशन के बारे में नॉलेज लूँगी कि मेरी पॉपुलेशन में कितनी डाइवर्सिटी, कितनी वेरिएशंस है, यानी कि इसमें मेल्स भी है, फीमेल्स भी हैं, अडल्ट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, ठीक है, और
ओल्डर एडल्ट भी हैं, ठीक है, एल्डर एडल्ट हैं, तो सारी मिक्स्ड है, ठीक है, बहुत सारे वेरिएशन है, बहुत सारे जो डिफरेंसेस हैं मेरी पॉपुलेशन में। तो यहाँ पे पहले मैं सबको उनके कॉमन ट्रेड्स के बेसिस पर उनको डिवाइड कर दूंगी कि मैंने मेल्स का एक अलग ग्रुप बना दिया, ठीक है, फीमेल्स का अलग बना दिया, एडोलेसेंट्स का अलग बना दिया, ठीक है, एडल्ट्स का अलग बना दिया। तो ऐसे मेरे पास अलग अलग ग्रुप्स हो गए, मान लो 4 ग्रुप्स हो गए मेरे पास। अब मैं चारों ग्रुप्स में से क्या करूँगी, 5-5 पार्टिसिपेंट्स सिलेक्ट कर लूँगी, तो मेरा सैंपल कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैंने अपनी मर्जी से, यानी कि डेलिबरेटली मैंने क्या करा है, खुद की मर्जी से मैंने पूरे सभी पार्टिसिपेंट्स को उनके कॉमन ट्रेड्स के बेसिस पर होमोजेनियसली सबसेट्स मैंने क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है, उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। तो एक ग्रुप है जिसमें सिर्फ मेल्स हैं, एक ग्रुप है जिसमें फीमेल्स हैं, और एक ग्रुप है जिसमें अडल्ट्स हैं, एक ग्रुप में सिर्फ बच्चे हैं। तो इस तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया अपने सैंपल को। और अब मैं क्या करूँगी कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड का यूज़ कर लिया मैंने, या फिर लोटरी मेथड का यूज़ कर लिया उसमें, या फिर रोटेटिंग ड्रम मेथड का यूज़ कर लिया, और वहाँ से फिर मैं हर ग्रुप में से, हर स्ट्रेटा में से 5-5 पार्टिसिपेंट्स रैंडमली सिलेक्ट कर लूँगी। तो ये होता है स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग। मिक्स्ड टेक्निक इसमें यूज़ हो जाती है। हम पहले अपनी मर्जी से स्ट्रेटा बनाएंगे, ग्रुप्स बनाएंगे, फिर उन ग्रुप्स में से रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे। अब है फोर्थ, इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है, यूज्ड व्हेन पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। हम इसका जब यूज़ करते हैं जब हम पॉपुलेशन को कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा हमारी पॉपुलेशन का नेचर है, तब हम यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं यूज़ कर पाएंगे, सिंपल रैंडम मेथड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टू स्टडी एक्सपेंसेस ऑफ सिटी रेजिडेंट्स डिवाइड बाय प्रोफेशन एंड रैंडमली सिलेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम ईच ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो एक सिटी है, ठीक है, दिल्ली में, मैं क्या कर रही हूँ कि लोगों का एक्सपेंसेस देख रही हूँ कि लोगों का अलग अलग जो प्रोफेशन है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई इंजीनियर है, और कोई गवर्नमेंट सर्विस में। तो ये 4 प्रोफेशंस मैंने ले लिए, और मैं एक सिटी में देख रही हूँ कि कौन किसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं या कम है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबको उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया कि टीचर्स को मैंने एक ग्रुप में डाल दिया, एक स्टेटा बना दिया, टीचर्स का एक बना दिया मैंने, डॉक्टर्स का एक बना दिया मैंने, इंजीनियर्स का, ठीक है। तो ऐसे मैंने ग्रुप्स डिवाइड कर दिए, और फिर सब में से मैं 5-5 या फिर 10-10 कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर में सेलेक्ट करूँगी कि मुझे हर स्टेटा में से कितने पार्टिसिपेंट्स चाहिए सब। तो ये एग्जाम्पल था, ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं। फिफ्थ है प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटिफाइंग। इसमें होता क्या है स्ट्रेटिफाइंग सैम्पलिंग में, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है किसी भी चीज़ को लेकर के। रिसर्चर नीड्स डिटेल नॉलेज ऑफ ऑल यूनिट्स। रिसर्चर को सारी ही यूनिट्स के बारे में, ठीक है, सबके बारे में इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। एडिकेट साइज, ईच स्ट्रेटम शुड बी लार्ज इनफ फॉर रैंडम सैम्पलिंग। और इसमें क्या होता है कि जो भी हमने स्ट्रेटम बनाया, ठीक है, जो भी हमारा स्ट्रेटा है, वहाँ पे हमारे पास एक एक पार्टिसिपेंट्स ऐसा होना, ठीक है, जो हमारा साइज है स्ट्रेटम का, जो भी हमने ग्रुप्स बनाए उसका इनफ साइज होना चाहिए कि हम उसमें से सिलेक्ट कर सके पार्टिसिपेंट्स को। ये नहीं हो कि हमारे जो ग्रुप में, जो हमने ग्रुप बनाए, सब ग्रुप्स बनाए हैं, उसमें सिर्फ 2 ही पार्टिसिपेंट्स हैं, तो हम उसमें से क्या ही रैंडम सेलेक्ट करेंगे। तो लार्ज साइज होना चाहिए ग्रुप्स का। थर्ड, होमोजेनिटी होनी चाहिए। स्ट्रेटा शुड बी होमोजेनस बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। होमोजेनस भी होना चाहिए बट डिफरेंट भी होना चाहिए। इट मीन्स कि मान लो मैंने कैटेगरी अपनी सेट कर रखी है कि भाई सिर्फ 12 to 18 के एज के पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, तो ये होमोजेनस होने चाहिए इस तरीके से कि जो मैंने क्राइटेरिया सेट करा है कि सिर्फ एडोलेसेंट्स पर होगा, तो 12 to 18 ईयर्स के सभी पार्टिसिपेंट्स इसके अंदर आएंगे, इससे ऊपर या कम एज के पार्टिसिपेंट्स नहीं आएंगे। तो ये चीज़ सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए बराबर होनी चाहिए, सब ग्रुप्स में बराबर होनी चाहिए। डिफरेंसेस क्या आ गए कि मैं इकोनॉमिक स्टेटस अगर टेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस अगर मैं टेस्ट कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ, तो अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस की पार्टिसिपेंट्स उसमें होने चाहिए। एक मैंने ग्रुप बनाया है, उसमें सिर्फ मेल्स है, ठीक है तो सारे पार्टिसिपेंट 12 to 18 ईयर्स के, ठीक है, लेकिन जो एक ग्रुप है वो सिर्फ मेल्स का है, तो ये होमोजेनिटी होनी चाहिए कि इसमें सारे ही मेल्स होने चाहिए। और साथ में जो इकोनॉमिक स्टेटस है उन सबका वो अलग अलग होना चाहिए कि किसी का इकोनॉमिक स्टेटस ज़्यादा है, किसी का कम है, तो ये चीज़ यहाँ पर डिफरेंसेस होने चाहिए एक दूसरे से। नेक्स्ट है इसमें प्रोपोर्शनल सिलेक्शन। नंबर्स ऑफ यूनिट्स चूजन फ्रॉम ईच स्ट्रेटम शुड मैच इट्स प्रोपोर्शन इन द टोटल पॉपुलेशन। यहाँ पर क्या कि प्रोपोर्शनल सिलेक्शन होना चाहिए कि नंबर ऑफ यूनिट्स चूजन फ्रॉम ईच स्ट्रेटम, कि हमने जो पार्टिसिपेंट सिलेक्ट करे हैं। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल सिलेक्शन का मतलब है कि अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि भाई मेरी जो पॉपुलेशन का नेचर है, ठीक है, वो क्या है कि उसमें डाइवर्सिटी तो है, बट अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ किसी स्कूल पर और स्कूल में जो फीमेल्स की क्वांटिटी है वो बहुत कम है, ठीक है, मेल्स ही बहुत ज़्यादा है, कि अगर 100 की पॉपुलेशन है तो जिसमें 80 मेल्स हैं 20 ही फीमेल्स हैं। तो अगर मैं जब सैंपल कलेक्ट कर रही हूँ तो वहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि मेल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है पॉपुलेशन में, जो टोटल पॉपुलेशन है मेल्स की उस यूनिट की वो ज़्यादा है, तो मुझे अपना सिलेक्शन करते टाइम जो मेल्स की क्वांटिटी रखनी पड़ेगी वो भी उस अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी, ठीक है, मुझे मेल्स की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, वो मैच होनी चाहिए मेरी पॉपुलेशन के साइज से। पॉपुलेशन में मेल्स की क्वांटिटी कितनी है और फीमेल्स की क्वांटिटी कितनी है, तो प्रोपोर्शनल सिलेक्शन होना चाहिए कि अगर मैं कोई एलिमेंट ले रही हूँ जैसे मेल्स हैं तो पॉपुलेशन में मेल्स की क्वांटिटी कितनी है, कितनी यूनिट्स हैं मेल्स की, उसके अकॉर्डिंग मुझे सैंपल अपना डिसाइड करना है कि मैं मेल्स कितने लूँगी सैंपल में। प्रोपोर्शन होना चाहिए, नंबर बराबर होने चाहिए हमारे टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। ये नहीं कि मैं मेल्स अगर फीमेल्स 20 हैं तो मैं ऐसा कर रही हूँ कि मेल्स भी मैं कम ही ले रही हूँ, तो वो इतना रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो पाएगा मेरा सैंपल, तो ये चीज़ में मुझे ध्यान में रखनी है। स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग, तो ये थी स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग। आई होप कितनी आपको क्लियर हुई है। पहला हमने पढ़ा
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, फिर हमने पढ़ा है स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग क्या होती है। अब थर्ड है हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग जो है थोड़ी बहुत स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग से सिमिलर होती है, इसमें भी हम ग्रुप्स डिवाइड करते हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या है। देखो क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स और सेक्शंस। हम क्या करते हैं, पूरी पॉपुलेशन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं कुछ सेक्शंस में या ग्रुप्स में, और यहाँ पर हम उन ग्रुप्स को बोलते हैं क्लस्टर्स। क्लस्टर्स आर चूजन रैंडमली एंड ऑल यूनिट्स इन सिलेक्टेड क्लस्टर्स आर सर्वेड। मान लो अगर मैं एक सिटी है, ठीक है, मान लो दिल्ली के सभी स्कूल्स के ऊपर मैं रिसर्च करना चाहती हूँ, और मैंने देखा कि दिल्ली में सिर्फ 10 स्कूल्स हैं, ठीक है, टोटल कितने स्कूल्स हैं 10। अब मैं क्या करूँगी, तो जो ये 10 स्कूल्स हैं ये हो गए मेरे मान लो क्लस्टर्स। पूरी पॉपुलेशन में से, पूरी दिल्ली के स्टूडेंट्स में से मैंने 10 स्कूल्स के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये जो 10 स्कूल्स हैं, ये जो 10 सेक्शंस हो गए हैं, इनको मैं बोलूँगी क्लस्टर्स। तो मेरे पास 10 ऑप्शंस हैं। अब मैं क्या करूँगी, कोई भी रैंडमली कोई भी एक स्कूल में कलेक्ट कर लूँगी, सिलेक्ट कर लूँगी, और वो क्या हो गया, वो हो गया मेरा पूरा पूरा क्लस्टर। अब जब मैं रिसर्च करूँगी तो मैं रैंडमली हर क्लस्टर के पार्टिसिपेंट्स नहीं लूँगी, सिर्फ वो एक ही क्लस्टर जिसको मैंने सिलेक्ट करा है उसी के सारे पार्टिसिपेंट्स के ऊपर रिसर्च करूँगी। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ स्ट्रेटाफाइड और क्लस्टर में। जब मैंने स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग में डिवीजन करा था, तो डिवीजन में क्या था कि मेरे पास जितने भी स्ट्रेटास थे, जितने भी मैंने सब ग्रुप्स बनाए हैं, सभी के कुछ कुछ पार्टिसिपेंट्स मुझे सिलेक्ट करने। बल्कि क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या हुआ कि मैं सिर्फ जो मैंने क्लस्टर्स बनाए हैं, यानी कि जो सब ग्रुप्स बनाए हैं, सेक्शंस बनाए हैं, मैं रैंडमली किसी भी एक को सिलेक्ट करूँगी, और उसके अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको, उन्हीं सबके ऊपर रिसर्च करूँगी और बाकी सबको छोड़ दूंगी। तो ये हो गया क्लस्टर सैम्पलिंग। बेसिस फॉर क्लस्टर। अब हम क्लस्टर्स बनाते किस तरीके से हैं, एज के बेसिस पर हम बना सकते हैं, ठीक है, क्लस्टर जेंडर के बेसिस पर बना सकते हैं, जोग्राफिक लोकेशन के बेसिस पर हम लोग क्लस्टर बना सकते हैं। और इसमें क्या है, मेथड्स क्या है, एक तो हो गया सिंगल स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग, दूसरा हो गया 2 स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। सिंगल स्टेज में क्या होता है कि मैं सिर्फ एक ही क्लस्टर चूज करूँ और उसके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको मैं रिसर्च करूँगी। जबकि 2 स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या हुआ कि जैसे 10 क्लस्टर्स हैं मेरे पास, तो मैंने रैंडमली 2 क्लस्टर्स को सिलेक्ट कर लिया, फिर 3 क्लस्टर्स को सिलेक्ट कर लिया, और बाद में फिर मैं उन क्लस्टर्स में से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ करते हुए मैं उनमें से पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट कर लूँगी, तीनों क्लस्टर्स में से। तो ये 2 स्टेज होती है हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग की। एक में जिसमें हम एक ही क्लस्टर को पूरा उठा लेते हैं, चाहे उसमें 100 स्टूडेंट्स हैं या फिर 20 स्टूडेंट्स हैं, और उन सभी को हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, वही हमारा सैंपल होता है, और बाकी क्लस्टर्स को हम लोग छोड़ देते हैं। सेकेंड स्टेज जो 2 स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर 10 क्लस्टर्स हैं तो मैंने 5 ले लिए, और 5 में से फिर मैं क्या करूँगी, सिंपल रैंडम मेथड का यूज़ करूँगी दोबारा से, और मैं क्या करूँगी, हर क्लस्टर में से पार्टिसिपेंट्स लूँगी। लास्ट जो 5 क्लस्टर्स आए मेरे पास, उन सब में से मैं पार्टिसिपेंट्स लूँगी, तो वो 2 स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग हो गया। तो ये होता है क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसमें हम क्लस्टर्स बनाते हैं, फिर किसी भी एक पूरे क्लस्टर को उठा लेते हैं सिंपल रैंडम मेथड का यूज़ करते हुए, या फिर 2 से 3 क्लस्टर्स को ले लेते हैं, फिर दोबारा से सिंपल रैंडम मेथड का यूज़ करके सभी जो लास्ट के क्लस्टर्स हैं मेरे पास 2 या 3, उनमें से मैं सैंपल कलेक्ट कर लेती हूँ। तो ये होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। तो अब तक हमने अपने 3 मेथड पढ़ लिए हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। फर्स्ट सिंपल रैंडम मेथड, ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सेकंड हमने पढ़ लिया स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग, और थर्ड हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। फोर्थ है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, एलिमेंट्स आर चूजन सिस्टमैटिकली नॉट रैंडमली एक्सेप्ट द फर्स्ट एलिमेंट, रेगुलर इंटरवल्स आर यूज टू सिलेक्ट एलिमेंट्स। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम लोग चिट्स का, ठीक है, या फिर क्लस्टर्स वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग सिस्टमैटिक वे में चलते हैं कि हम लोग कुछ इंटरवल या फिर कैलकुलेशन वगैरह का यूज़ करेंगे। यहाँ पर रैंडमली सिलेक्ट नहीं करते, सिर्फ एक जो नंबर होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, सिर्फ उसी को हम लोग रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, और बाकी सब इंटरवल्स पर चलते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, इसमें हम लोग सीक्वेंस बनाते हैं कि पहले अगर मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, और 100 स्टूडेंट्स में से मुझे सिर्फ 10 पार्टिसिपेंट्स चाहिए रिसर्च में, ठीक है, सैम्पल साइज है मेरा 10, लेकिन पार्टिसिपेंट्स है मेरे पास 100। तो अब मैं क्या करूँगी, मान लो मैंने पहला एक नंबर चूज़ कर लिया कि फर्स्ट रोल नंबर जिसका है वो मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ये जो 1 नंबर था ये मैंने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, इस रैंडमली सिलेक्ट तो मैंने कर लिया, अब मैं क्या करूँगी, जो इंटरवल होगा वो बराबर रहेगा कि हर 10वां बच्चा मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट करेगा, तो मैं 1 + 10 करूँगी, ठीक है। 1 + 10 तो 11th स्टूडेंट जिसका भी रोल नंबर 11 है वो मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट करेगा। फिर 11 + 10 तो 21 रोल नंबर जिसका है वो मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट करेगा। ऐसे मैं इंटरवल साइज लेते हुए अपने 10 पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ जो पहला पार्टिसिपेंट था सिर्फ उसको मैंने रैंडमली सिलेक्ट करा है, और बाकी जो मेरा इंटरवल साइज था उसके अकॉर्डिंग हर पार्टिसिपेंट सिलेक्ट होता गया। तो उसके बाद मैंने सिर्फ सिस्टमैटिक मेथड यूज़ करा, कोई मेरी रैंडमनेस नहीं आई इधर, ठीक है, कोई मैंने रैंडमली सिलेक्ट नहीं करा या फिर मेरे बाइसेस भी नहीं आए हैं इधर। ये होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। और ये जो डिफरेंस होता है, यानी कि जो इंटरवल है, मैंने बोला हर 10वां बच्चा मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट करेगा, ये हम कैसे निकालते हैं, ये भी रैंडमली नहीं होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर पॉपुलेशन का साइज है मेरा 100 और सैम्पल साइज है 10, इतना क्लियर है। अब है सबसेट साइज। सबसेट का साइज है मीन्स डिफरेंस, कि हर 10वां बच्चा जो मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट करेगा। ये जो मैंने बोला है ये कैसे आया है कि 100 पार्टिसिपेंट्स और मुझे सिर्फ 10 चाहिए, तो अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास सैंपल का डिफरेंस
जो इंटरवल साइज है वो कितना आया 10। और फिर मैंने क्या करा, रैंडमली चूज फर्स्ट एलिमेंट। मैंने जो सिर्फ पहला पार्टिसिपेंट था सिर्फ उसका नंबर मैंने डिसाइड करा है कि मैं जिसका रोल नंबर 2 है उसे सेलेक्ट करूंगी, या 1 है उसे सेलेक्ट करूंगी, या जिसका रोल नंबर 10 है उसे सेलेक्ट करूंगी। वो मैंने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया है। मैंने सेलेक्ट कर लिया मान लो 1, ठीक है, मैं इस एग्जाम्पल पे नहीं जाता है, 1 मैंने सेलेक्ट कर लिया है और मेरा डिफरेंस कितने का है 10 का, तो 1 + 10। फर्स्ट पार्टिसिपेंट तो मैंने सेलेक्ट कर ही लिया है। फर्स्ट के बाद सेकंड पार्टिसिपेंट के लिए मैं क्या करूंगी, 1 में 10 प्लस कर दूंगी, ठीक है, तो मेरा आ जाएगा 11। फिर 11 में 10 प्लस करूंगी, फिर आ जाएगा मेरा 21। इस तरीके से जिनका रोल नंबर 21 होगा, फिर उसके बाद जिसका रोल नंबर 31 होगा, वो मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये होता है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। या हम सिर्फ पहली बार में सिर्फ जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसके लिए रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद सिस्टम से चलते हैं। इंटरवल साइज जो हमने सिलेक्ट करा है, बनाया है, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तो क्या प्रोसेस होती है, डेफिनेशन तो हमने देख ली सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की। इसकी प्रोसेस क्या होती है, सीक्वेंस ऑल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन। सबसे पहले तो हम उन्हें सीक्वेंस में खड़ा करेंगे, जैसे कि रोल नंबर वाइज है तो सबको 1 to 100 हम लिखेंगे। अगर नंबर्स नहीं है उनके पास, ठीक है, रोल नंबर नहीं है, हम लोग नॉर्मल कहीं और रिसर्च कर रहे हैं, तो हम उनको नंबर असाइन करेंगे, फिर उनको सीक्वेंस में लगाएंगे। पहला स्टेप ये होगा। फिर हम सैम्पल साइज अपना डिसाइड करेंगे कि मुझे मेरा पॉपुलेशन साइज क्या है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग मेरा सैम्पल साइज क्या होना चाहिए। डिवाइड पॉपुलेशन इनटू सबसेट ऑफ के एलिमेंट्स। और फिर मैं क्या करूँगी, इन दोनों को डिवाइड करूँगी ताकि मुझे मेरा डिफरेंस, यानी कि जो मैं इंटरवल लेने वाली हूँ एक पार्टिसिपेंट से दूसरे पार्टिसिपेंट के बीच में, वो मुझे पता चल जाए। फिर मैं सबसे पहला जो पार्टिसिपेंट है उसे सेलेक्ट करूँगी। फिर ऐसे करते करते मैं डिफरेंट जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सिलेक्ट करती जाऊँगी कि 1 + 10 तो 11। तो ये होता है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें हम सिर्फ एक बार रैंडमाइजेशन का यूज़ करते हैं पहले पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करने के लिए, उसके बाद वो सिस्टमैटिक वे में चलता रहता है। तो ये था सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब लास्ट है इसमें हमारा मेथड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड यूज 2 or more सैम्पलिंग मेथड्स। पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इंटू क्लस्टर्स देन फर्दर स्प्लिट इंटू सब ग्रुप स्ट्रेटा। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। इसमें क्या होता है कि हम मल्टीपल मेथड्स का एक साथ यूज़ कर रहे होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। फॉर एग्जांपल कि पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने अपनी पॉपुलेशन जो थी उसके क्लस्टर्स बना दिए, ठीक है। फिर उन क्लस्टर्स में से मैंने एक क्लस्टर सिलेक्ट करा, फिर उस क्लस्टर के मैंने स्ट्रेटास बना दिए, फिर मैंने सिंपल रैंडम मेथड का यूज़ करा। तो यहाँ पे मैंने क्लस्टर मेथड भी यूज़ कर लिया, स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग भी यूज़ कर लिया, और फिर मैंने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी यूज़ करा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने 2 से ज़्यादा या फिर 2 भी मैंने मेथड्स का यूज़ करा है, उसे हम बोलते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। जब हम अलग अलग स्टेजेस पहले बनाते हैं और हर स्टेजेस पर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं। प्रोसेस क्या है इसकी, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस क्या है, रैंडमली चूज क्लस्टर्स और मल्टीपल क्लस्टर्स फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। मान लो पहले मैंने स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग का यूज़ करा, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज़ कर रही हूँ। कंटिन्यू अंटिल क्लस्टर्स कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर। और ये जब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे पार्टिसिपेंट्स पूरी तरीके से कलेक्ट नहीं हो जाते। एग्जाम्पल लेते हैं, स्प्लिट अ कंट्रीज पॉपुलेशन बाय स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, अर्बन वर्सेज रूरल एरियाज, कंबाइन सिमिलर एरियाज इनटू स्ट्रेटा। सबसे पहले मैंने क्या करा कि अगर मैं कंट्री के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, तो पहले मैंने कंट्रीज, जो पूरी कंट्री थी, ठीक है, इंडिया के ऊपर मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो मैंने इंडिया को किस में डिवाइड कर दिया, उसके स्टेट्स में, ठीक है, और फिर स्टेट्स को मैंने किस में डिवाइड कर दिया, उनके डिस्ट्रिक्ट्स में, फिर डिस्ट्रिक्ट्स को मैंने अर्बन और रूरल एरियाज में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे बहुत सारी स्टेजेस आ गई मेरे पास कि पहले मैंने कंट्री में से क्या निकाले, स्टेट्स बनाए, कंट्रीज में से स्टेट्स बनाए, वो मेरे क्लस्टर्स हो गए। फिर क्लस्टर्स में से मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करे स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग के थ्रू। फिर मैंने क्या करा, उसमें से अर्बन और रूरल एरियाज को अलग अलग कर दिया। तो ये हो गया मेरा एग्जाम्पल मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का। रैंडम सिलेक्शन एट वेरियस स्टेजेस, नेक्स्ट टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू फाइंड फील्ड पर हेक्टेयर इन महाराष्ट्र, रैंडमली सिलेक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट्स। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल से रैंडम सिलेक्शन का यूज़ बता रखा है वेरियस स्टेजेस पर, कि जब मैं कंट्री से स्टेट्स बना रही हूँ, फिर स्टेट से डिस्ट्रिक्ट्स ले रही हूँ, फिर डिस्ट्रिक्ट से मैं अर्बन और रूरल एरियाज ले रही हूँ, तो मेरे पास मल्टीपल स्टेजेस है और हर स्टेज पर मैं रैंडमली ही सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। सिर्फ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही आएगी, नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। जैसे पहले अगर मुझे महाराष्ट्र के पर हेक्टेयर की फील्ड का पता लगाना है कि पर हेक्टेयर में कितनी फील्ड आती, तो पहले तो मैंने महाराष्ट्र से 5 डिस्ट्रिक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करें रैंडमली, कोई भी 5 डिस्ट्रिक्ट्स लिए हैं। फिर रैंडमली उन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में से मैंने 10 विलेजेस बनाए हैं। फिर 10 विलेजेस में से मैंने 5 एकर्स सिलेक्ट करें, और हर जगह क्या हुआ है, हर स्टेप पर, हर स्टेज में मैंने रैंडमली ही सिलेक्ट करे हैं। तो ये हो जाता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का एग्जाम्पल, जिसमें हम हर स्टेज में रैंडमली ही सिलेक्ट करेंगे और मल्टीपल मेथड्स का यूज़ करेंगे। अब इसमें हमें क्या कंसिडरेशन देखनी होती है, नॉट वाइडली फेवर्ड बाय रिसर्चर्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कैन वेरी बेस्ड ऑन एक्सपर्ट सजेशंस। अब इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा रिसर्चर द्वारा यूज़ नहीं करा जाता, ठीक है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स भी आते हैं। एक तो अगर हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं तो हमें हर स्टेज पर अलग अलग मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। इसकी वजह से एरर्स आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और काफ़ी लार्ज एरर आएंगे। मान लो स्टार्टिंग का जो मेरा मेथड था, जब मैं क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज़ कर रही हूँ, तो वहीं पर मैंने गलती कर दी, ठीक है, मैंने क्लस्टर ही ढंग से यूज़ नहीं करे। उसकी वजह से जब मैं नेक्स्ट मेथड यूज़ करूँगी तो वहाँ पर भी मिस्टेक आएगी। और ऐसे अगर मान लो मैंने 3 मेथड यूज़ करे तो तीनों में गलती आ गई, क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट स्टेप में ही गलती करी है। तो इसकी वजह से मुझे सारा ही रिसर्च, जो पूरी रिसर्च है, पूरी दोबारा से करनी पड़ेगी।
छोटी सी गलती सही नहीं हो पाएगी। तो इसकी वजह से इसमें एरर जाने, जितना लार्ज मेथड होता है उतनी लार्ज ही एरर्स भी आ जाते हैं। एक तो ये इसकी प्रॉब्लम होती है। नंबर ऑफ यूनिट्स कैन वेरी, अब जितनी भी यूनिट्स मैं सेलेक्ट करी वो काफ़ी अलग अलग भी हो सकती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मेथड हो जाता है। स्टेट्स अलग हैं, फिर स्टेट से डिस्ट्रिक्ट्स लिए हैं, तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है इनमें, और एक पार्टिसिपेंट्स एक ही यूनिट दूसरी यूनिट से बहुत ज़्यादा अलग भी हो सकती है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी होती है इस रिसर्च में, मल्टी स्टेट सैम्पलिंग में। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग, जिसमें हमने सिर्फ अभी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कवर करा है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे पास 5 मेथड्स आते हैं। फर्स्ट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसके अंदर 3 मेथड्स आ जाते हैं। लॉटरी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, रोटेटिंग एंड ड्रम यूज़ कर सकते हैं, फिर सीक्वेंशियल लिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हमने स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग पढ़ा। थर्ड हमने सिस्टमैटिक सैंपल पढ़ा, फिर क्लस्टर सैम्पलिंग हमने पढ़ा, और लास्ट हमने मल्टी स्टेट सैम्पलिंग पढ़ी। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया। अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, और हो सकता है कि कोई भी पॉइंट ऐसा हो कि जो एक बार में ना समझ में आया, तो प्लीज़ रिपीट करके दोबारा सुनना। सेकंड या थर्ड टाइम में ज़रूर समझ में आ जाएगा। टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।